1,10,000 इसने सेव किया है। क्या हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्या ये पेट्रोल से सस्ती है या नहीं है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज पूरे 2 साल के बाद हम देने वाले हैं आपको रिवोल्ट RE400 का रिव्यू, फीडबैक कि कैसा है, इसमें क्या खर्चा आया 2 साल के दौरान। तो आइए पहले हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में 2 साल के दौरान कोई भी गिरावट नहीं आई है। और 2 साल में इसने साथ ही बहुत दिया है, निराशा भी थोड़ी थोड़ी की है और इसको लेकर दिक्कतें भी आई हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस 2 साल के दौरान क्या हमें दिक्कतें आई हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और कितना खर्चा 2 साल में आपको RE पे देना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक को हमने 2 साल में कितना चलाया। तो आइए पहले आपको मीटर दिखा देते हैं। तो ट्रिप 1 को करते हैं, 1 पे ट्रिप आपको दिखाते हैं। ये चलिए अपनी 37,033.9 यानी कि लगभग 37,034 किलोमीटर, 37,034 किलोमीटर इन 2 ईयर्स। तो अगर एवरेज लगाई जाए तो मैंने 1 साल में लगभग 18,500 किलोमीटर चलाई है। और वो कब चलाई है? जब मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है। अब सोचो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता तो शायद कितनी चल जाती। अब बात करते हैं इसके खर्चे की। क्या हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्या ये पेट्रोल से सस्ती है या नहीं है? इस बारे में बात करते हैं। तो अगर हम एवरेज लगाएं, क्योंकि 1.5 से 2 लाख की रेंज में ये बाइक है। जब मीन्स 185 की बाइक ली थी, और अगर हम कोई पेट्रोल की बाइक लेते हैं इसी रेंज में तो उसकी माइलेज जो आएगी आपको आएगी 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगाएं। हमारी बाइक चलिए 37,000, तो 37 को अगर इंटू 3 करते हैं तो लगभग 1,10,11,12,000 के आसपास पड़ता है। यानी कि 1,10,000 इसने सेव किया है। वहीं पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं 37,000 को 20 पैसे से, तो लगभग 7,500 के आसपास। मोटा मोटा 25 पैसे मान लो तो लगभग 10,000 भी नहीं जाएगा। यानी कि 2 साल में 10,000 रुपये की इसने इलेक्ट्रिसिटी खाई है। और अगर पेट्रोल की बाइक होती तो वो लगाती कितनी? 1,10,000। यानी कि सीधा 1 लाख रुपये आपका 2 साल में बचत है। यानी कि साल के 50,000 रुपये इस बाइक ने पेट्रोल के बचाए हैं। आइडिया है आपको? अब बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट महंगी पड़ेगी या सर्विस का क्या इशू है, सर्विस टाइम पे नहीं होती है, वो उस पर भी आते हैं। सर्विस कॉस्ट इसकी 4,000 पे एक सर्विस होती है। सर्विस में सच बताऊं कुछ नहीं होता है। वो पूछते हैं भैया कोई इशू है या नहीं है। नॉर्मली इशू कुछ नहीं होता है। कभी हॉर्न ख़राब होता है या कभी इसका साउंड सिस्टम में दिक्कत है, या एक बार मेरे डिस्पैच चेंज हुए हैं। 615 के आसपास की एक सर्विस होती है। अगर हम 615 को, अभी मेरी आई थिंक 10 सर्विस हुई नहीं है, होने वाली है। 615 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो लगभग 6,000 6,500 के आसपास का इसमें सर्विस का कॉस्ट आया है। सर्विस 6,500 की। उससे ऊपर मेजर जो 2 चीज़ें आई हैं मेरे साथ, वो आपको दिखाते हैं। इस 2 साल के दौरान जो अपनी है डिस्क, यानी कि ये प्लेट, चेन सेट, यानी कि अपनी ये पुल्ली, एक वो पुल्ली, कंपनी क्लेम करती है उन शायद 17 से 18,000 की आपकी ये जो चेन, और मीन्स चेन तो इसमें है नहीं, बेल्ट और पुल्ली 18,000 कंपनी क्लेम करती है। 18,000 17,000 तक की वारंटी देती है। उससे पहले टूटती है तो कंपनी रिप्लेस करती है, बहुत कर देती है, थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ता है। तो मेरी टूटी थी 19,000 पे, थोड़ा पहले टूटती तो शायद बेनिफिट हो जाता। मैंने बाहर लोकल से, मेरे को पता नहीं था, वो भी चीज़ बताऊंगा, आप लोगों को भी शायद ना पता हो। जो अपनी ये पुल्ली होती है, यानी कि जो लोहे की पुल्ली होती है, जब ये पैनी हो जाए तो इस पर नई बेल्ट मत लगाना, पुल्ली चेंज कराने के बाद नई बेल्ट लगाना। मैंने गलती क्या कर दी, 1,600 की मैंने बेल्ट मंगा ली। वो बेल्ट भी कुछ ऐसी थी, किसी के थ्रू मंगाई थी, मज़ा नहीं आया। 1 हफ्ते बाद टूट गई, जो मेरे लिए वेस्ट, पैसा बर्बाद। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा ऑर्डर किया पुल्ली, एक सेट, एक छोटी पुल्ली और चेन, जेन्युइन, यानी कि शोरूम वाले भी क्लेम करते हैं कि ये तो हमारा ही सेट है, ऐसे ही जेन्युइन। वहाँ से बिल्कुल सस्ते दामों में, आई थिंक शायद 8,000 के आसपास तीनों चीज़ें थी। तो ये मेरा मोटा खर्चा हुआ था। 8,000 का ये, 300 रुपये लगाने के लिए थे, प्लस एक मेरे 1,600 की अलग से बेल्ट लगी थी। एक मोटा 10,000 का खर्चा ये आया है। प्लस एक खर्चा और आया किस चीज़ का? चार्जर का। उसके लिए आपको ध्यान देना है। चार्जर का इशू क्या था? चार्जर को ओपन एयर में रख रहे हो तो वहाँ पे डस्ट से बचाना। मेन क्या होता है, उसके पंखड़ियों में डस्ट जाता है
जो आपके चार्जर को ख़राब करता है। दूसरा ये, अगर गर्मी है और आपका फ़ैन ब्लॉक हो रहा है, तो मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, वो फ़ैन ब्लॉक था, गर्मी ज़्यादा थी, तो हीटिंग से अंदर से चार्जर फूक गया। बाय लक 2 महीने बचे थे वारंटी में, तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ। हालांकि मेरे को 2-3 चक्कर काटने पड़े थे दिल्ली कांति नगर के। छोले भटूरे याद करना, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी छोले भटूरे की। तो इसके लिए कांति नगर के मेरे को 3 चक्कर लगे थे। लगभग मेरी गाड़ी से मैंने एवरेज लगाई तो 1200 का खर्चा एक बार का था, 12 या 3600, यानी कि लगभग 3600 वो, और खाने पीने में अराउंड 4000 का खर्चा मैंने चार्जर रिप्लेस के चक्कर में लग गए मेरे। इससे तो नया ही आ जाता और 2000 लगा के। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वेटिंग पीरियड लगभग 10 से 15 दिन का था और मेरी बाइक खड़ी नहीं रह सकती। वीडियो के एंड में बताएंगे क्यों नहीं रह सकती है, उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाता। तो मैंने एक चार्जर ऑर्डर करा ऑनलाइन अमेज़ोन से, अगली वीडियो में वो दिखाएंगे, अल्टीमेट चीज़ है। तो ये था चार्जर का इशू जो ठीक हो चुका है। चार्जर का बता दिया, प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है। तो अब मोटा मोटा अगर बात की जाए, मैंने इस बाइक पे खर्चा कितना किया है 2 साल के दौरान, बस 6-6.5 हज़ार का कॉस्ट पड़ा है सर्विसिंग का, प्लस एक बार मेरा अगले वाले डिस्क पैड, एक बार पिछला डिस्क पैड, एक बार अगले वाले डिस्क पैड, यानी कि दोनों डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं। इनकी कॉस्ट आई थी लगभग 500, आई थिंक एक के 500 दिए थे, दोनों के 800-1000 रुपये दिए थे। तो 1000 रुपये लगा लेता मोटा मोटा, यानी कि 6,500 और 7,500, और 10,000 का खर्चा आया था चेन सेट में। 10 और 7.5 लगभग 17,500, और अभी यानी कि 34,000 होने के लगभग 34,000 से पहले इसकी एक बेल्ट और टूटी है। पुल्ली हमारी ठीक है, बेल्ट टूटी यानी कि ये तीसरी बेल्ट है। तो ये बेल्ट जेन्युइन बहुत बढ़िया, जहाँ से पुल्ली मंगाई थी वहीं से मंगाई है, प्राइस बहुत ही सस्ता। अगर आपको बेल्ट ऑर्डर करनी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, हम प्रॉपर बताएंगे, नंबर भी देंगे भाई का कि कहाँ से आपको मंगानी चाहिए और कितने की आपको बेल्ट पड़ेगी। अब ये आगे बेल्ट, यानी कि अगर मोटा मोटा एवरेज लगाई जाए तो 2 साल में 20,000 का खर्चा, यानी कि 2 साल में 20,000 की हमने लगाई है इसमें पार्ट्स में रिपेयरमेंट, क्योंकि हॉर्न और स्पीकर हमारा फ्री में होता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब वारंटी में है, अभी भी वारंटी में है। बस आई थिंक 40,000 रुपये वारंटी ख़त्म हो जाएगी हमारी बैटरी की भी, क्योंकि बैटरी की वारंटी अभी 40,000 है मेरी भाई। बाकी जो पुराने वाले हैं उनकी किसी की 5 साल है, किसी की 8 साल है, बट मेरी नहीं है भाई, मेरी 4 साल या 40,000। तो अब आते हैं कि पेट्रोल के अकॉर्डिंग हमें कितनी सस्ती पड़ी है। पेट्रोल का हमने 2 साल में 1 लाख रुपए खर्च करा है, इस पर हमने 2 साल में 7,500 रुपये खर्च किए। तो आप देखो कितना डिफरेंस, कितना मेजर डिफरेंस है। उतने में तो एक बाइक और आ जाएगी। ये थी हमारी ओवरऑल 2 साल का एक्सपीरियंस पेट्रोल को लेकर और अपनी इलेक्ट्रिक को लेकर। अब किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, किन को लेनी नहीं चाहिए, ये बहुत अहम प्रश्न है लोगों का, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपकी लाइफ में आएगा। क्या आपको ईवी बाइक लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? अब ये किन को लेनी चाहिए वो बताता हूँ मैं। अगर आपकी रनिंग डेली की 10-15 किलोमीटर है तो आपके लिए ईवी बाइक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा की है, 80, 100, 150 है, तो ईवी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी रनिंग 15 किलोमीटर से लेकर और 80 के बीच की है, या ऐसा है कि आपको वन टाइम पे जाना है 70-75 किलोमीटर, वापस घर जाना है, उस दौरान आपका 5-6 घंटे हैं, चार्जर रखो, कैरी करो, चार्जिंग के पास ऑप्शन है तो आप ले सकते हो। अगर 200 तक की ऐसे रनिंग है तो मीन्स आपके पास चार्जिंग का टाइम है तो उनके लिए बेनिफिट है। दूसरा क्या कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए वो मैंने बता दिया है, किसको नहीं लेनी चाहिए वो बता दिया है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इस बाइक को लेते हो एज अ प्राइमरी बाइक, तो मैं कहूँगा आपके पास भले कोई भी छोटी बाइक हो या कोई भी हैवी बाइक हो, पेट्रोल की रखो, क्योंकि मेरी अभी जो पुरानी बाइक है वो ख़राब हो रखी है। इसके आने के बाद उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, इंजन का काम आ रखा है, वो बेचारी खड़ी है 2 सालों से, 3 सालों से खड़ी है, 2 साल इसको हो गए हैं। अब क्या है, उसके आने के बाद उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी नोएडा, कभी फरीदाबाद, कभी दिल्ली जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत काम चला देती। जब ज़्यादा मतलब नोएडा जाना पड़ता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, तब गाड़ी निकाल लेते हैं। तो यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ईवी नहीं है। ईवी ठीक है छोटी रेंज वालों। आप एज अ प्राइमरी व्हीकल ना रखें, एज अ सेकेंडरी आप रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो अभी बारी एक वॉक अराउंड की साउंड के साथ, पहले आपको सुनाते हैं इसका साउंड, आगे लाओ। तो अपनी ईवी
किसी से कम नहीं है, साउंड भी करती है। तो चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं आज भी कैसी है। ये तो रह ही गया था बताना, एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे बताने की, ब्रेकिंग सिस्टम। 2 साल के बाद आज ही ब्रेकिंग सिस्टम अल्टीमेट। लोग कहते हैं रुकती नहीं है भाई, अभी यहाँ पे ब्रेक लगाई है, इतनी दूर पे रुक गई है। ABS सिस्टम है, RBS सिस्टम है। RBS बोले तो रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम। उससे क्या होता है, जितने आप ब्रेक लोगे उतनी आपकी बाइक चार्ज होती रहेगी, यानी कि आपकी बैटरी कम है, आपने एक्सीलेटर दी हाईवे पे और छोड़ दी, एज अ ब्रेक काम करती है और आपकी बाइक ऑटोमेटिक चार्ज होती है। पता नहीं वो काम आएगी। बस थोड़ा सा साउंड और क्लासिक होना चाहिए था, मज़े आते हैं। बाकी चल दिया जितने राइड पे अपनी बाइक की। ब्रेक्स को लेके कोई इशू नहीं है, ब्रेक बहुत बढ़िया है आज में। ब्रेक लगाएगा तुम से ये तो क्लियर लगेंगे, मैं आपको पता है कैसे सीट हैंडल करके लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना ठीक है, इसका पिकअप भाई तो जतिन, क्योंकि मैं भाई मेरी बाइक है, मैं तो अच्छा ही रिव्यू दूंगा, तो एक बार जतिन भाई से पूछते हैं। जतिन भाई क्या फीडबैक है बाइक का? कुछ किलोमीटर तो मैंने भी बहुत चलाए हैं। हाँ ये बात तो है। तो सबसे बढ़िया है इसमें पिकअप बहुत सही मिलता है, ऐसा थ्रस्ट मिलता है ना स्टार्टिंग में कि उड़ेगी। और थर्ड गियर पे जब आप हाईवे पे होते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है यार ये रुक क्यों नहीं रही है, भागेगी वही। 92 तक मैंने मैक्सिमम भगाया, 92 93 तक। सिंगल में कंपनी शोरूम क्लेम करती है 85 का, बट 85 कंपनी क्लेम करती है, मैंने इसको 93 तक सिंगल पे भगाया हुआ हाईवे पे। और बाकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एज अ EV कंपेयर करें मेरे को बहुत सूटेबल लगी। ओपन रोड भी मैंने देखी थी, लेकिन वो थोड़ी सी ना इससे छोटी साइड से बल्कि है, बाकी इसके अकॉर्डिंग मेरे को फीकी लगी। हाँ तो भाई ये थी हमारी रिवोल्ट RV 400 का 2 साल का ऑनरशिप रिव्यू एंड फीडबैक। और नेक्स्ट मंथ बहुत जल्द इसमें करेंगे हम थोड़ी मॉडिफिकेशन क्या होगी वो आपको दिखाएंगे जल्दी, क्योंकि अभी शोरूम वाले से कांटेक्ट नहीं हुआ है। इसके पार्ट्स जो मॉडिफाई कराने वो आ चुके हैं मेरे पास। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म होगी अगले साल, जब ये पूरी तरह से वारंटी लैप्स हो जाएगी इसकी। तो वारंटी खत्म होने के बाद इसको करेंगे हम 100%, यानी कि कोई इसे देख के बता नहीं पाएगा रिवोल्ट RV 400 है, या फिर डिस्क्लोज नहीं करेंगे किस में इसको कन्वर्ट कराएंगे। तो भाई चलें अब, चलो भाई। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। रिवोल्ट भाइयों के लिए जो लेना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी मैंने अपडेट दी थी इसमें कि 2 साल का ओनरशिप रिव्यू कैसा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की। लो भाई साउंड फिर से सुनाते हैं बड़ी। ये है आर्टिफिशियल साउंड, नो साइलेंसर, साउंडलेस, नो पॉल्यूशन फ्री। चले भाई।